हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट कर चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH ये तो ग्रुप है। इसका आईयूपीएसी नेम एल्केनोइक एसिड है। इसका आईयूपीएसी सफिक्स आईयूपीएसी जो सफिक्स होता है बेटा वो होता है OIC और आईयूपीएसी प्रीफिक्स जो होता है वो होता है कार्बोक्सी। और इसके कॉमन नेम मैं अलग से डिस्कस कर चुका हूं इस चैप्टर की इनिशियल क्लास के अंदर। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ठीक है। तो आज हम इसके मेनली आईयूपीएसी नेम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये टॉप पोजीशन पर आता है और इसके अंदर कुछ आईयूपीएसी नेम देखते हैं हम। तो इसका आईयूपीएसी नेम 1 कार्बन है तो मीथेनोइक एसिड है, मीथेनोइक एसिड है। CH3COOH है तो ये इथेनोइक एसिड है। CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से ले लूं, यहाँ OH आ गया, Cl है, CH3 है, तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर मैं लिखूं तो ये 1 2 3 4 5। वैसे नेमिंग में पहले अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये सब सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गए जिसके ऊपर मैंने ब्लू स्फीयर लगा दी। तो यहां पर क्या हो गया, इसके जो आईयूपीएसी नेम बनेगा वो बनेगा 3 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी, ठीक है। 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। इसका ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। कुछ और आईयूपीएसी इंपॉर्टेंट नेम देख लेते हैं, जैसे CaCOOH है और किसी साइक्लिक कंपाउंड से लगा हुआ है, जैसे ये है। तो मैंने आपको बताया था, ये ऑलरेडी मैंने कहा ना इनिशियल क्लासेस में भी हम नेमिंग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी नेमिंग साथ में ली हुई है। तो इसका मैंने बताया था कि जब साइक्लिक कंपाउंड के साथ या एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट COOH आता हो, जब एरोमेटिक रिंग के साथ या किसी भी साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्ट COOH आता है तो हम इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देख लें हमें COOH या OH है या Br है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ब्रोमो और हाइड्रोक्सो, तो Br अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिया क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रहा है। तो अब यहां पर इसका नाम हो जाएगा बेटा 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन का
3-ब्रोमो 5-हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नेम ये हो जाएगा बेटा। और इसी तरह से एरोमेटिक रिंग पर है, तो एरोमेटिक रिंग में बेंजोइक एसिड भी एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम है इसका। बेंजोइक एसिड भी इसका एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम है, और एक दूसरा दोनों आईयूपीएसी नेम है। ये एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम है, और सेकंड वाला अकॉर्डिंग टू रूल है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है 2 COOH आ गए, तो इसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, थैलिक एसिड बोलते हैं इसका कॉमन नेम थैलिक एसिड है बेटा। और आईयूपी एक नेम, इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो हो जाएगा 1,2, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस तरह से अगर यहां पर ई आ गया तो अब सीधा इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसका सीधा बोल सकते हैं हम 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, क्योंकि मैंने क्या बताया, बेंजोइक एसिड एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम, जैसे फिनोल है बेटा, OH है। अब है तो ये अल्कोहल, लेकिन हम इसका आईयूपीएसी नेम फिनोल है तो फिनोल ही है, एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम है। एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम का मतलब किसी रूल से रिलेटेड नहीं है, उसका नाम वो इतना फेमस हो गया है कि उसको आईयूपीएसी ने यूं कहीं एक्सेप्ट कर लिया, चलो इसको ही बोल देते हैं। तो ये फिनोल है, ये एनिलीन है, तो फिनोल, इसका आईयूपीएसी नेम फिनोल लिख सकते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम एनिलीन लिख सकते हैं। बेंज एल्डिहाइड है तो इसका आईयूपीएसी नेम अपन बेंज एल्डिहाइड लिख सकते हैं, जबकि एक और आईयूपीएसी नेम है बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। तो ये सारे आपको ध्यान हो, तो मैंने इनिशियल क्लासेस के अंदर जब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर स्टार्ट किया था तो नेमिंग में इस तरह के पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं मेरे। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है कुछ। तो यहां पर इसके कॉमन नेम भी लिख रहा हूं, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये मेलोनिक एसिड है, ये सक्सेनिक एसिड है, ये ग्लूटेरिक एसिड है। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम इथेन डाइओइक एसिड 1, 2, 3, और इसका आईयूपीएसी नेम, अच्छा इसका इथेन 1,2 डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं, लेकिन इथेन डाइओइक एसिड ही बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसका दूसरा आइसोमर बनेगा ही नहीं। अब जैसे ये भी है तो ये हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड, या फिर लिख लोगे प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, और सिंपली हम इसको ब्यूटेन
डाइओइक एसिड भी बोलते हैं। और 1 2 3 4 5 तो ये हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। और सिंपली पेंटेन डाइओइक एसिड बोल दिया तो भी गलत नहीं है, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बेटा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम बता देता हूं। ये दो इंपॉर्टेंट अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको बोलते हैं हम मैलेइक एसिड, MALEIC, मैलिक एसिड। और इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेटा इन दोनों के बीच में। ये दोनों COOH एक ही साइड में, तो सिस, और ये अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। ये सिस आइसोमर है और ट्रांस आइसोमर है। 1 2 3 4 1 2 तो 2 पे तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। दोनों का आईपीसी नेम तो सेम ही रहेंगे। ये हो जाएगा सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके दूसरे आइसोमर नहीं बनते, इसलिए अपन सीधा इसको यूं भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। और ये वाला जो एसिड है CS2COOH, ये मैलेइक एसिड होता है। स्पेलिंग देखो, ये MALEIC आ जाए तो मैलिक एसिड है या मैलिक एसिड है। ये इसलिए बताया कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। और फिर यहाँ नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ 2, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ये सिट्रिक एसिड है। एक मिनट, एक और बता दो, 2 लगा दिए COO। तो ये टार्ट्रिक एसिड है, जो इमली में होता है, टेमेरेंट में होता है। टेमेरेंट इमली में होता है। और इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 2 3 4। तो 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ये हो जाता है। ये है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड है। अब इसका आईपीसी नेम स्पेशल आईपीसी नेम में आ जाएगा, क्योंकि यहां तीनों COOH हम रिंग में नहीं ले सकते, सॉरी चेन में नहीं ले सकते। 1 2 3 4 गलत हो गया। और अगर अपन 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन तो चलो ये बन जाएगी,
लॉन्गेस्ट चेन ये बनने से ये COOH नाराज हो जाएगा, क्योंकि तीनों COOH इक्वल प्रायोरिटी पर है। तो मैंने इस तरह की नेमिंग भी शुरू में बताई थी कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और लगातार 3 कार्बन पर एक साथ हैं, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, अब हम यहां ये सिट्रिक एसिड का IUPAC ने क्या हो जाएगा, देखो बेटा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 hydroxy propane 1 2 3 tricarboxylic acid. This is the IUPAC name of citric acid, जो सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो COOH ग्रुप में जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं अपन। ये कार्बन और ये R और ये OH, ठीक है। sp2 कार्बन होता है, दिस इज sp2 कार्बन, क्योंकि कार्बन पर जब 1 पाई बॉन्ड है, बेटा अपन को मालूम है जब कार्बन पे चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3 कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया और कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड आ जाएगा एक या दो, तो ये वाला कार्बन sp3 होगा, ये sp2 होगा और ये sp होगा। तो sp3 sp2 एंड sp कार्बन हो गया। तो यहां पर क्या है, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ये वाला है, तो sp2 है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, क्योंकि RCOOH ये हो गया बेटा। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। यहां मैं एक बात कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि RCOOH में हम इस ग्रुप को, अगर कोई स्टूडेंट इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कह देता है तो रॉन्ग है बेटा, इट इज नॉट कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, इट इज नॉट कार्बोनिल ग्रुप। ये तो पूरा एक साथ एक ही है, जिसको हम पूरा ये है, और हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। आपको आप ये नहीं कह सकते हो कि RCOOH में C डबल बॉन्ड है तो मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करेगा। कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करने का मतलब क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करने का मतलब ये होता है कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक, हाँ ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है, केनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, फेलिंग, टॉलेन रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, ये सब जो मैंने बोला ये सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एसिड और एसिड डेरिवेटिव कोई भी हो वो कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, मतलब वो HCN के साथ, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, फेलिंग टॉलेन सॉल्यूशन के साथ इस तरह की रिएक्शंस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, तो डेफिनेटली आपको ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो RCOOH का बेसिकली RCOOH ये है बेटा, तो RCOOH का ये स्ट्रक्चर है और इसमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ पाएंगे हम इसको। तो
तो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाता है, तो कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां आ जाता है। जैसे ये लोन पेयर यहां आएगा तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड पेयर आ गया। और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां आ गया। तो RCOOH के दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। और अगर इन दोनों का मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं, इन दोनों का मैंने क्या बना दिया बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक बार पाई बॉन्ड यहां है, एक बार यहां है, यानी फर्स्ट वाले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहां है तो डॉट डॉट यहां आ जाएगा, सेकंड वाले में यहां है, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, एक बार नेगेटिव चार्ज, इनमें दोनों ऑक्सीजन पे न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये हाइड्रोजन एज ए H+ आयन जल्दी रिलीज हो जाएगा। वो खैर हम बाद में डिस्कस करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जो ये थर्ड वन स्ट्रक्चर है, ये जो थर्ड वन स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारे रेजोनेटिंग हाइब्रिड थर्ड स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया बेटा। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इन दोनों का, ठीक है। तो अब इसमें CO ग्रुप की प्रॉपर्टी वैनिश हो गई। तो आपको कोई पूछे कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव, एसिड कौन है, RCOOH। अब इसका डेरिवेटिव कौन है, RCOCl, RCOOR, RCamide और एनहाइड्राइड। तो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गए इसके चारों डेरिवेटिव। इनको हम बोलते हैं दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं हम इसको, एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। OH की जगह Cl है, OH की जगह यहां देखो OH है, अब यहां OH की जगह Cl है, यहां OH की जगह OR है, यहां OH की जगह NH2 है, और ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड है। तो यहां OH की जगह, ठीक है। तो ये एसाइल क्लोराइड है, ये एस्टर है, एमाइड है, ये एल्केनोइक एनहाइड्राइड है, जिनके बारे में मैं इसी चैप्टर के सेकंड क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये एसिड और ये एसिड डेरिवेटिव, इन सब में अगर मैं RCOCl का स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो अगर मैं RCOCl का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये है, RCOR एस्टर का बनाता हूं, ठीक है। ये तो हो गया एसाइल क्लोराइड, ये हो गया हमारा एस्टर, ये हो गया हमारा RCONH2 एमाइड, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इन सब में ये दिखने में तो C डबल बॉन्ड O है, पर इनमें से कोई भी किसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है बेटा, किसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ये कार्बोक्सिलिक, सॉरी इन सब में मैं क्या बोल रहा हूं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख रहा है इनिशियली तो, पर इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल और RCOOH यानी ये पांचों के पांचों C डबल बॉन्ड O ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, कार्बोनिल ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये नहीं देते, ये HCN से रिएक्ट नहीं करते, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करते, अमोनिया डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सिलेमीन, सेमी कार्बेजाइड, DNP रिएजेंट, इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, ये टॉलेन फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये केनिजारो रिएक्शन नहीं देते, ये एल्डोर रिएक्शन नहीं देते। तो डेफिनेटली इनकी प्रॉपर्टी अलग है। क्यों अलग है?
इनकी प्रॉपर्टीज क्यों अलग है उसका रीजन बोर्ड पे अभी बता रहा हूं, और फिर इनकी प्रॉपर्टी क्या है वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, वो इसके साथ इस तरह से रेजोनेंस में आ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में ये C डबल बॉन्ड O, तो एल्डिहाइड में इसके साथ कोई रेजोनेंस नहीं है इस तरह वाला, क्योंकि R और H पे कोई लोन पेयर नहीं है। इसी तरह से अगर मैं कीटोन की बात करूं, ठीक है, तो ये है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड इसमें C डबल बॉन्ड O एज इट इज एग्जिस्ट करता है, जबकि यहां C डबल बॉन्ड O यहां पर जो एलिमेंट है उसके लोन पेयर के साथ रेजोनेंस शो करता है। आप देखो, अगर मैं इसकी जगह एस्टर ले लूं, तो ये देख लो एस्टर में ये R आ जाएगा, ये एस्टर आ गया बेटा। तो एस्टर में भी वही वाली बात है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप रेजोनेंस की वजह से वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया, तो इनमें इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो रेजोनेंस की वजह से दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। और अगर मैं एसाइल क्लोराइड की बात करूं, तो यहां Cl आ जाएगा बेटा, और ये Cl के लोन पेयर, ये Cl, ये Cl, या इन्हें, तो एसाइल क्लोराइड में भी ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं एमाइड की बात करूं, तो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो इस वजह से यहां पर क्या हो गया, एसिड और ये एसिड डेरिवेटिव, ये सारे के सारे कार्बोनिल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो बुक के अंदर क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट शोस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आप लिखोगे कि यहां C डबल बॉन्ड O ग्रुप रेजोनेंस की वजह से अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, वेनिश हो जाती है इसकी प्रॉपर्टी, और इसमें एक नई तरह की प्रॉपर्टीज आती है जो इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एसिड हो चाहे एसिड डेरिवेटिव हो, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया बेटा। ये भी अच्छा, फॉर्मिक एसिड वाज द फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड आंट्स, लाल चींटियों से मिला। एसिडिक एसिड CH3COOH फ्रॉम विनेगर। ब्यूटेरिक एसिड CH3CH2CH2COOH फ्रॉम रेनसीड, यानी जो सड़ गया बटर, रेनसीड बटर, लेटिन ये लिखा हुआ है जिसका मतलब बटर होता है, ये डिफेक्ट है। इन कार्बोक्सिलिक एसिड द bonds to the carboxylic carbon lie in one plane and are separated by about 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री एंगल पर, वो मैंने अभी आपको बताया, sp2 है तो 120 रहेगा। The carboxylic carbon is less electrophile than carbonyl carbon because the resonance की वजह से, आपने देखा था रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बन था, अब इस पे ये लेस इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना। अभी आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था तो क्या देखा था, ये देखा था, और इस पे चार्ज था पार्शियल पॉजिटिव, इस पे था पार्शियल। तो यहां पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चाहे इसके डेरिवेटिव में, कहने का मतलब ये है कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में मजा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है मजा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पे नहीं अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रॉन पुअर कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये क्या हो गया, पुअर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ रेजोनेंस की वजह से, पुअर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ, और कार्बन ऑफ, ठीक है, कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप
क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिल, यानी ये इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हो। इस कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बनता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर है। अब मैंने ये क्या कहा था, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एच कुछ भी बोलो, तो यहां पर ये इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, पर ये पुअर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं है, ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, क्योंकि है ना, हाइड्रोजन का लोन पेयर इधर आएगा नहीं, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी, यानी ये कार्बन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ये कार्बन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, यस करेक्ट, क्यों, क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ये कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, मतलब इस पे इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किसको बोलते हैं, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ही तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। न्यूक्लियोफाइल का सेंटर कौन है, न्यूक्लियोफाइल का सेंटर, न्यूक्लियोफाइल का सेंटर वो है जो जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ये मैं सारी डिस्कशन जो कर रहा हूं, ये सारे डिस्कशन उन बच्चों के लिए कंफर्ट वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने मेरी सारी क्लासें ढंग से अटेंड कर रखी, पहले वाली भी ये सब डिस्कशन किए हुए हैं मैंने। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 80% मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है जो ऑलरेडी आप जानते हो। अब जैसे ये वाली चीज भी आप जानते ही हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, कि फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड। तो एल्कोहल्स और एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, एसिडिक KMnO4 एसिडिक K2Cr2 इनकी प्रेजेंस में, तो जैसे ये प्राइमरी एल्कोहल है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। एल्कोहल के अंदर तो हम कोई भी रिएजेंट ले लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जैसे एसिडिक KMnO4 ले लिया और एसिडिक K2Cr2O7 ले लिया और बेसिक KMnO4 ले लिया, तो RCOOH बनेगा प्लस H2O निकल जाएगा। R की वैल्यू H है तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, R की वैल्यू CH3 है तो CH3COOH बन जाएगा, R की वैल्यू C2H5 है तो C2H5COOH यानी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो यहां पर जो प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल से तो आपको मालूम है कीटोन बनते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल से तो कीटोन बनेंगे, ठीक है, और ऑक्सीडेशन बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन 2 बार होगा क्योंकि 2 अल्फा H एटम है। सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन 1 बार होता है क्योंकि 1 अल्फा H एटम है। सिमिलरली जब हम एल्डिहाइड, ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ एरोमेटिक भी है तो ये बेंजिल एल्कोहल है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ये बेंजाइल ग्रुप और ये OH आ गया बेंजिल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा जब एसिडिक KMnO4 यहाँ इससे रिएक्ट करेंगे तो। इसी तरह से अगर यहाँ बेंज एल्डिहाइड ले लूं बेटा, ये बेंज एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडेशन होगा तो बेंजोइक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का भी एसिडिक KMnO4 एसिडिक K2Cr2 इनसे मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, तो यहां पर भी हम जब किसी भी एल्काइल बेंजीन का ध्यान रखो, ये R ग्रुप कुछ भी हो, ठीक है ना, ये R ग्रुप कुछ भी हो, ये रिएक्शन लर्न कर लो बेटा, ये R ग्रुप कुछ भी हो एरोमेटिक, ये तो बेंजीन हो गया, और इस बेंजीन पर अगर R ग्रुप लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा।
जनरली हम लेते हैं एसिडिक KMnO4, बेसिक KMnO4 और बेसिक KMnO4। अब देखो, अगर यहां पर CH3 है, टॉलिन है, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और अगर, यानी इसको बोलूंगा मिथाइल बेंजीन, क्या बोलूंगा, ये मिथाइल बेंजीन है। अगर ये इथाइल बेंजीन है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन, तो ये बन जाएगा बेंजोइक। हर समय बेंजोइक एसिड बनेगा, ये एल्काइल ग्रुप कोई भी हो। अगर मैं इसकी जगह प्रोपाइल बेंजीन ले लूंगा तो भी क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। 2CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस भी कर रहा हूं क्योंकि बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए। यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसको बोलते हैं क्यूमीन, इस कंपाउंड को क्यूमीन बोलते हैं और आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, फिनोल में आया था। तो इससे भी क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। बाकी 2CO2, 2H2O, 3H2O निकल जाएगा, यहां पर भी 3H2O आ जाएगा, ठीक है। ये एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक KMnO4 और बेसिक KMnO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो ये बनते हैं। तो कोई भी एल्काइल बेंजीन हो, जब हम उसको एसिडिक KMnO4 या बेसिक KMnO4 या एसिडिक K2CO2 से करते हैं तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइंस। इसका हम, ये नाइट्राइल, ये देखो बेटा, R C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें देखो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 3, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। इस कार्बन, ये, अब ये वाला रेड वाला कार्बन हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। रेड वाला कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये रेड वाला कार्बन खुद तो इलेक्ट्रोफाइल है, खुद इलेक्ट्रोफाइल है मतलब खुद इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, या यूं बोलो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन पेयर देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल हुआ, या इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेंगे, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बार बार बता रहा हूं एक ही चीज। अब इसमें क्या होगा, 3 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जब हम इसका एसिडिक मीडियम में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका जब हम एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये NH3 RC, एक कार्बन पे 3 OH आ गए और NH3 रिलीज हो गया। और एक कार्बन पे 2 OH ही स्टेबल नहीं रहते तो 3 कहां से रहेंगे, एक कार्बन में 2 OH आते हैं तो यानी स्टेबल और वाटर निकल जाएगा। H2O बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl। तो ये NH3 बना, ये HCl से रिएक्शन करके NH4Cl बना देता है। अब यहां R है, R की वैल्यू H है तो HCOOH बन जाएगा, R की वैल्यू CH3 है तो CH3COOH बन जाएगा, और R की वैल्यू बेंजीन है तो यह बेंजोइक एसिड बन जाएगा, यानी साइनोबेंजीन है। तो अगर यहां पर हमारे पास साइनोबेंजीन है, ठीक, तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। ध्यान देना, वाटर मॉलिक्यूल 2 ही यूज हुए हैं, ठीक है, एक तो वापस निकल गया ना बेटा। खर्च कितने हुए, मैंने आपको 3 रुपए दिए, आपने 1 रुपए वापस मुझे दे दिए, तो मेरा खर्च तो 2 रुपए ही हुआ ना बेटा। तो इसको 3 वाटर मॉलिक्यूल दिए, एक तो वापस दे दिया इसने रिएक्शन के अंदर, तो इसलिए यहां 2 मॉलिक्यूल वाटर लिखते हैं, डाइल्यूट HCl लिखते हैं, और इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल्स, साइनाइड। साइनाइड्स का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, नाइट्राइल्स, ठीक है ना। तो जैसे इसका नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा RCN का एल्केन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा, एल्केन नाइट्राइल, और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेंजीन नाइट्राइल, गलत 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 गलत, बेंजीन कार्ब नाइट्राइल,
मैंने बताया ना आपको, यहाँ अगर CN है तो कार्बन नाइट्राइड, CHO है तो बेंजीन कार्ब, CN है तो बेंजीन कार्बन नाइट्राइड, CHO हो जाएगा तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, COOH होगा तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, CONH2 होगा तो बेंजीन कार्बेमाइड, क्योंकि ये इसके सेकेंडरी IUPAC सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। एमाइड, तो एमाइड का भी जब हाइड्रोलिसिस होता है बेटा, एमाइड हुआ, एस्टर हुआ, एसाइल क्लोराइड्स हुए, जितने भी एसिड डेरिवेटिव हुए, जब इनका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा RCOOH प्लस NH3 है लेकिन NH4Cl मिलेगा। अब R की वैल्यू H है तो HCOOH, R की वैल्यू CH3 है तो CH3COOH, और बेंज एमाइड है तो बेंज एमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट HCl में, तो क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। तो बेटा ये सारी अब ऑर्डिनरी रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं, CN का हाइड्रोलिसिस 3-4 बार पहले पढ़ा चुका हूं, ग्रिनियर रिएजेंट की रिएक्शन बार बार आ रही है, RMGX। तो हम क्या करते हैं, ग्रिनियर रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा? ग्रिनियर रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं हम, ग्रिनियर रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं? ग्रिनियर रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं जब हम एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को मैग्नीशियम ड्राई ईथर में डालते हैं तो RMGX बन जाता है, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है। C6 ये क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन है, इसको मैग्नीशियम से ड्राई ईथर में लेते हैं तो C6H5MgBr बन जाता है। तो ये ग्रिनियर रिएजेंट कैसे बनता है? ग्रिनियर रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं, ड्राई ईथर ही लेते हैं, अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ग्रिनियर रिएजेंट वाटर से रिएक्ट करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा, इसीलिए एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं। CO2 से रिएक्शन कराते हैं, ये CO2, तो हम यहां लेते हैं सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 का मतलब क्या हुआ? सॉलिड CO2 को हम बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ठीक है, सॉलिड CO2 पर हम ग्रिनियर रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं, RMgCl ले लिया जैसे, और वाटर की प्रेजेंस में। तो मैंने सिंपल आपको बता रखा है, ये C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अब ये C डबल बॉन्ड O का एक पाई बॉन्ड इधर जाएगा, जैसे ये ब्लू वाला पाई बॉन्ड इधर गया, ये R माइनस, ये H प्लस, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एल्काइल ग्रुप यहां आ जाएगा। और वाटर का H, शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, दोनों स्टेट एक साथ, तो C डबल बॉन्ड O पर ग्रिनियर रिएजेंट का R और ऑक्सीजन पर वाटर का H शिफ्ट करो। देखो बार बार ये स्टेटमेंट दिया है मैंने टाइम टू टाइम, और ये कार्बोक्सिल MgCl और OH आ गया, क्योंकि वाटर का OH इधर आ जाएगा। अब R की वैल्यू CH3 है तो CH3COOH आ जाएगा। अब इनसे हम फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते, क्योंकि R की वैल्यू H हो ही नहीं सकती, R कम से कम CH3 होगा, और तो इससे ग्रिनियर रिएजेंट से फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते, बाकी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। R की वैल्यू उस हिसाब से सेट करेंगे। अगर मेरे को इथेनोइक एसिड बनाना है तो R की वैल्यू CH3 ले लूंगा, CH3COOH इथेनोइक। अगर मुझे प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो R की वैल्यू मैं क्या ले लूंगा? R की वैल्यू अगर मैंने CH3CH2 ले ली तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू अगर मैंने CH3 ये वाली ले ली, R की वैल्यू ये ले ली, तो ये R यहां आ जाएगा। IUPAC नेम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, और कॉमन नेम आइसोब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। तो हम सारे एसिड बना सकते हैं फॉर्मिक एसिड को छोड़कर ग्रिनियर रिएजेंट से, ड्राई आइस के साथ, मतलब सॉलिड CO2 के साथ। और अगर R की वैल्यू मैंने एरोमेटिक ले ली तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, C6H5 है तो यहां C6H5 आ जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा।
तो ये गिनिया रिएजेंट से रिएक्शन हुआ बेटा फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, तो एसाइल हैलाइड RCOCl, इसका भी वही हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट HCl में। बिल्कुल बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। RC डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर, ये एसाइल हैलाइड बन जाए एसाइल हैलाइड से। अब R की वैल्यू H होगी तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। R की वैल्यू अगर H होगी तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। नहीं बनेगा, बताओ क्यों नहीं बनेगा? बताओ क्यों नहीं बनेगा बेटा, मैंने पढ़ा रखा है। HCOCl मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मतलब इससे हम फर्स्ट एसिड कौन सा बना सकते हैं? इस मेथड से हम फर्स्ट एसिड मिथेनोइक एसिड ही इथेनोइक एसिड ही बना सकते हैं, क्योंकि R की वैल्यू H नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि HCOCl मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब R की वैल्यू कम से कम आप CH3 ले लोगे, CH3 ले लोगे तो यहां CH3 आ जाएगा, ठीक है। और CH3 के अलावा C2H5 ले लिया तो यहां C2H5 आ जाएगा। और ये है हमारा इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये है इथेनोइक एनहाइड्राइड। और इथेनोइक एनहाइड्राइड का ये इथेनोइक एनहाइड्राइड है, क्योंकि इथेनोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है? देखो, ये एल्केनोइक एसिड है, फिर क्लियर कर देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। ये एल्केनोइक एसिड है। एल्केनोइक एसिड से अगर ये वाटर निकल गया तो ये जो बनता है मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो ये तो है एल्केनोइक एसिड, ये हो गया एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक। जब इसको P2O5 के प्रेजेंस में हीट करते हैं ना, ये ध्यान रखना। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? RCO होल ट्वाइस 2O ऐसे लिख दूंगा। ये रहा RCO, 2 हैं, एक O है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, RCOOCOR। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो जब हम एल्केनोइक एनहाइड्राइड का भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, एल्केनोइक एनहाइड्राइड का भी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, तो हमारे पास एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट HCl ले ले तो 2 मॉलिक्यूल RCOOH बन जाएगा। इसी तरह से एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये एल्केनोइक एनहाइड्राइड्स जिसको बोलते हैं। अगर मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और RCOOH प्लस ROH बन जाएगा। तो ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया बेटा। तो ये सब बिल्कुल ऑर्डिनरी और सिंपल रिएक्शंस हैं, इसको आप परेशान होने की जरूरत नहीं है और नहीं लर्न करने की जरूरत है। आप अपने आप ही इन रिएक्शंस को सेल्फ ही कर लोगे। अब मैं आपको आगे हम बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद सोल्व करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ब्यूटेन 1 होल से ब्यूटेनोइक एसिड कैसे बनाओगे? तो प्राइमरी एल्कोहल है, बेंजाइल एल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड कैसे बनाओगे? ये थोड़ा सा आप सेल्फ ट्राई करना। बेंजाइल एल्कोहल तो ये होता है बेटा, ये बेंजाइल एल्कोहल, और इसको किस में कन्वर्ट करना है अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखना, मैं आते ही ये क्वेश्चन कराऊंगा। 3 नाइट्रोब्रोमो बेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड और 4 मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन टू
हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ये ट्राई करना बेटा, नहीं तो मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फिर आगे बढ़ूंगा। ये भी कर लेना आप, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करके रखना। आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कवर कराऊंगा बेटा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। पर ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करना, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, परेशान मत होना, जितना कर पाओ आप। फिर हम नेक्स्ट क्लास में दोनों क्वेश्चन